स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम गौरव कुमार है और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। आइए समझते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या है। इसके लिए हम एक काम करते हैं कि एक गोला लेते हैं, एक स्फेयर लेते हैं और गोला कैसा होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे हम खोखले गोले का एक एग्जाम्पल देते हैं जो आसपास की चीज़ों को हम देखते हैं। फुटबॉल आपने देखा है। फुटबॉल कैसा होता है? फुटबॉल है क्या, एक गोला है, एक स्फेयर है और अंदर से क्या है, खोखला है। अंदर उसके सेंटर में मास नहीं है, वहाँ क्या है, एयर है। कह सकते हैं ना। तो एक वो कैसे गोले का एग्जाम्पल हो गया, खोखले गोले का। ऐसे ही हमें एक खोखला गोला लेना है, लेकिन ये जो खोखला गोला हम ले रहे हैं ये किसका होना चाहिए, तो ये कांच का होना चाहिए। कांच का होना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। कांच का गोला और पारदर्शी होना चाहिए, यानी जिसके आर पार हम देख सकें। और अब हम क्या करते हैं, ये जो खोखला गोला हमने लिया है इसको दो भागों में, बराबर बराबर नहीं, दो भागों में हम क्या करते हैं, काट देते हैं। ये बड़ा वाला, एक छोटा वाला। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो छोटा वाला है, छोटा वाला भाग लेते हैं। इसके बारे में हमें थोड़ा सा अध्ययन करना है, इसके बारे में समझना है। अच्छा, ये जो छोटा वाला पार्ट लिया है इसको ध्यान से देखिए। इसके पास दो सतह है, दो सरफेस हैं, दो सतह है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला सतह। हमने क्या किया, क्या ये अभी दर्पण है? तो नहीं, ये दर्पण नहीं है। ये कैसा है, अभी पारदर्शी। पारदर्शी है, तो इसमें से हमें एक सतह को परावर्तक बनाना होगा। एक सतह को क्या करना होगा, परावर्तक बनाना होगा। दो सतह है, किसी भी एक सतह को अगर हम परावर्तक बना दें तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण हो जाएगा। या अंदर वाला सरफेस परावर्तक बना दे तो ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, ये वाला सतह क्या हो जाएगा, पारदर्शी। बाहर वाला सरफेस परावर्तक बना दें, इस सतह को परावर्तक बना दे तो अंदर वाला सरफेस क्या हो जाएगा, पारदर्शी। किसी भी एक सतह को हमें क्या बनाना होगा, परावर्तक बनाना होगा। अच्छा, इसको बेस्ट परावर्तक के लिए मतलब सबसे अच्छा परावर्तक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कि उस सतह को जिसको हम परावर्तक बनाना चाहते हैं, उस सतह पे हमें चांदी का एक लेप लगाना होगा। यानी कि हम क्या करें, अगर मान लीजिए कि अंदर वाले सतह को हम परावर्तक बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, चांदी का एक लेप लगा देना होगा। अगर चांदी का लेप लगा देंगे तो ये सतह क्या हो जाएगा, परावर्तक, और जो दूसरा सरफेस है वो क्या हो जाएगा, बाहर वाला सतह पारदर्शी। कह सकते हैं ना। वैसे ही ये जो पार्ट हमने अंदर न लगा के हमने क्या किया, बाहर एक चांदी का सतह लगा दिया, लेप लगा दिया। तो अब क्या हो गया, ये वाला सरफेस जिसपे लेप लगाया परावर्तक, और ये वाला सरफेस जो अंदर वाला सरफेस है ये क्या हो जाएगा, पारदर्शी। कह सकते हैं ना। समझ गए इस बात को। आइए चलिए अब इतना अब हम लोग डिफाइन करते हैं, अब हम लोग परिभाषित करते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग है। किसका भाग है गोलीय दर्पण, एक खोखले गोले का, जिसका एक सतह जिसका एक सतह परावर्तक तथा दूसरा सतह पारदर्शी होता है। जिसका एक सतह परावर्तक तथा दूसरा सतह पारदर्शी होता है। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग है जिसका एक सतह परावर्तक तथा दूसरा सतह पारदर्शी होता है। कह सकते हैं ना। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास गोलीय दर्पण दो तरीके के हैं। ये जैसे हमें दो तरीके के मिले कि हमारे पास दो सतह थे, एक सतह को एक बार परावर्तक बनाया, एक गोलीय दर्पण मिल गया, और दूसरे सतह को दूसरी बार परावर्तक बनाया तो दूसरा गोलीय दर्पण मिल गया। यानी गोलीय दर्पण कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। अब इसमें देखिए, जब बाहर वाले सरफेस को हमने क्या बना दिया, परावर्तक, और अंदर वाला सरफेस क्या रहा, पारदर्शी। अंदर यानी कि रे ऑफ लाइट, जो प्रकाश की किरण है इधर से आएगी और पारदर्शी सतह से होती है परावर्तक से टकरा के वापस जाएगी। तो इस तरीके के दर्पण को, इस तरीके के गोलीय दर्पण को कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। जब
बाहर वाला सरफेस बराबर पारदर्शी होता है, तो इस तरह के गोलीय दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। चलिए अब इसमें आगे बात करते हैं हम। हमें इनके बारे में कुछ और चीज़ें, कुछ जरूरी पॉइंट हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं हम कुछ मुख्य बिंदु, कुछ मुख्य परिभाषाएं, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। पहला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, या इसी इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, हमने जो गोलीय दर्पण बनाया है, जिस गोलीय दर्पण की हम बात कर रहे हैं, जो गोलीय दर्पण हमने बनाया है वो है क्या? एक खोखला गोला है, और इस खोखले गोले से हमने एक भाग कट किया, और उसमें या तो अंदर वाली सतह पे या बाहर वाली सतह पे चांदी का एक लेप लगा दिया। तो जब अंदर वाली सतह पे लगाया तब ये उत्तल दर्पण हो गया, जब बाहर वाली सतह पे लगाया तब ये अवतल दर्पण हो गया। सिंपल सी बात है। तो जिस खोखले गोले का भाग है हमारा गोलीय दर्पण, जिस खोखले गोले का भाग है उसका जो केंद्र होगा, उसका जो केंद्र होगा, उसी केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा दर्पण है, चलिए इसको हम ऐसे बना देते हैं ब्रैकेट, और ये भाग हमने कट किया, और इस पे हमने बाहर से क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ये जो अवतल दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग है, उस खोखले गोले का केंद्र इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको हम सी से दिखाते हैं, हमेशा सी से दिखाइएगा इसको आप लोग। अब वक्रता केंद्र के बाद से अगला जो दूसरा पॉइंट है, ये है वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। ध्यान से देखिएगा। ये जो गोलीय दर्पण है, जिस खोखले गोले का भाग है, उसका एक त्रिज्या होगा। ये त्रिज्या बना सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जिस खोखले गोले का भाग है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो क्या होता है वक्रता त्रिज्या? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तीसरा है, थर्ड पॉइंट है ध्रुव। इसको कहते हैं पोल और वर्टेक्स। अच्छा, ये जो आपने पार्ट कट किया, इस पार्ट का एक सेंटर पॉइंट होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने ये पार्ट है, यही पार्ट जो हमने कट किया, तो ये सीधी सी बात है, एक ऐसे होगा, इस शेप में होगा। तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, इस पार्ट का जो हमारा गोलीय दर्पण है, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, उसका जो मुख्य सेंटर बिंदु होगा, उसको हम कहेंगे ध्रुव। उसी को हम कहते हैं ध्रुव। ये लगभग यहाँ कहीं पे होगा, चारों तरफ से ये ऐसा बिंदु होगा जिससे, अब जैसे ये जो पार्ट आपने कट किया, तो ये बाहर का सरफेस एक सर्किल का फॉर्मेशन कर रहा है, सबसे इंड वाला सरफेस। तो उसके हर एक पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। उसके हर एक बिंदु का इस बिंदु से डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से, यानी सारे डिस्टेंस क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो हमारे पास, इसको हमने क्या कहा? पोल या ध्रुव, और इसको हम दिखाते हैं P से। इसको किससे दिखाते हैं हम? P से। तो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता केंद्र,
ये वक्रता त्रिज्या और ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। भाई इस खोखले गोले की त्रिज्या यही है ना, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ 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 हमारे पास दो बिंदु है, उसके अनुसार डिफाइन करते हैं वक्रता त्रिज्या, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। चलिए अब थोड़ा सा और बात करते हैं। अब आगे से हम इस पोर्शन को नहीं बनाएंगे, केवल हम क्या बनाएंगे, गोलीय दर्पण को बनाएंगे, वो अवतल हो या उत्तल। लेकिन हमारे पास अभी दो बिंदु हैं, जैसे कि ठीक, कौन सा दर्पण है, ये अवतल है कि उत्तल है। अभी ये कोई दर्पण नहीं है। ये दर्पण कब होगा, जब इसके किसी भी एक सरफेस को, अंदर वाले या बाहर वाले सतह को हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें। किससे, तो सिल्वर से, चांदी से। अब ये दर्पण हो गया। इस दर्पण की एक, ये जो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस खोखले गोले का केंद्र हो गया वक्रता केंद्र, जिसको हमने किससे दिखाया, सी से। और इस दर्पण के सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ध्रुव, जिसको दिखाया हमने ई से। चलिए अब अगला हम पॉइंट, चौथा पॉइंट हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, मुख्य अक्ष। इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए इसको बात करते हैं थोड़ा सा। ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, ध्यान से सुनिएगा, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। यानी कि एक सीधी रेखा खींच दें जो कहां से पास होती हुई जाए, ध्रुव और वक्रता केंद्र से। इस सीधी रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। इसकी कोई लंबाई निश्चित नहीं होती, ये अनंत तक जाती है। हम उतना ही यूज करेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। इसका लंबाई क्या होता है कि निश्चित नहीं होता है। ये बस क्या होनी चाहिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र से जानी चाहिए और सीधी रेखा होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉइंट हो गए, पोल और ये ध्रुव और वक्रता केंद्र। ठीक, अब एक काम करते हैं। अच्छा, ये जो हमारा मिरर है, कौन सा मिरर है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसमें जो वस्तु, जिस वस्तु का हमें इस मिरर के द्वारा इमेज बनाना है, या जो वस्तु, जिस वस्तु को, जिस ऑब्जेक्ट का इमेज इसके द्वारा बन रहा है, वो किधर होगा, तो सीधी सी बात है इसी साइड होगा, जिस साइड इसका पारदर्शी तल है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो इधर तो इमेज बनेगा नहीं हमारा, मतलब इधर, मतलब इधर के ऑब्जेक्ट का इमेज ये सरफेस के द्वारा बनेगा नहीं, पारदर्शी नहीं है। इधर का सरफेस, ये सतह जो है, इधर की तरफ हमें वस्तु को रखना होगा। यानी कि अगर किसी वस्तु से बहुत सारी रे ऑफ लाइट, बहुत सारी प्रकाश की किरण इस दर्पण पे आपतित हो रही है, तो उसके द्वारा हमें उस वस्तु का क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा, इमेज प्राप्त होगा। नॉर्मल मेरी बातों को ऐसे समझिएगा, इसको ऐसे समझाते हैं हम कहते हैं कि इस मिरर पे बहुत सारी किरण क्या हो रही हैं, जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित हो रही है। एक किरण हमने ये बनाया, दूसरा किरण हमने ये बनाया, ठीक, तीसरा किरण हमने ये बनाया। बहुत सारी किरण हैं, हम केवल चलिए 4 ही बनाते हैं, एक और बना देते हैं इधर। ठीक, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आपतित हो रही है। वैसे तो कोई इधर से भी आपतित हो रहा होगा, कोई ऐसे भी आपतित हो रहा होगा, कोई ऐसे भी आपतित हो रहा होगा। अलग अलग दिशा से प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर आपतित हो रही होंगी। हमें केवल उन्हीं किरण को लेकर चलना है जो क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर है।
और मुख्य अक्ष के समानांतर भी अनंत प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर आपतित हो रही होंगी। हम केवल क्या ले रहे हैं, 4 लेके चल रहे हैं। इन 4 के बारे में हमें अध्ययन करना है। हमने आप लोग को बताया था कि परावर्तन के नियम क्या होता है। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि हमारे पास आपतित किरण है। अब हमें जानना है कि परावर्तित किरण कैसा होगा। परावर्तित किरण परावर्तित किरण कैसे जाएगा। सीधी सी बात है, ये परावर्तन के नियम को फॉलो करेगा, परावर्तन के नियम को फॉलो करेगा। तो ये जो आपतन बिंदु है, हमें इस आपतन बिंदु पे एक अभिलंब खींचना होगा। अच्छा, चलिए इसके लिए थोड़ा सा बताते हैं हम आप लोग को। एक सर्किल बनाते हैं। सर्किल के किसी भी बिंदु पे, इसके जो मतलब एक सर्किल है, इसके इस बिंदु पे हमें क्या करना है कि एक अभिलंब ड्रॉ करना है, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या खींचना है, एक नॉर्मल खींचना है। तो इस पे नॉर्मल खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, इस बिंदु से एक स्पर्शी रेखा खींचनी होगी। इस बिंदु से एक स्पर्शी रेखा खींचनी होगी, टेंजेंट लाइन खींचना होगा। और अब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हर बिंदु का एक ही टेंजेंट होगा। एक तल में हर बिंदु का एक ही स्पर्शी रेखा होगा। अब हमें इस स्पर्शी रेखा से, इस स्पर्शी रेखा पे स्थित इस बिंदु से हमें क्या खींचना है, नॉर्मल खींचना है। तो नॉर्मल खींचना है यानी 90 अंश पे एक लाइन खींचनी है। तो 90 अंश पे जब हम इस बिंदु से लाइन खींचेंगे तो हम देखेंगे क्या कि हम क्या देखेंगे कि ये जो लाइन खींची हमने 90 अंश पे जो लाइन खींची, वो उस सर्किल के, जिस सर्किल के उस सरकमफ्रेंस पे ये बिंदु है, उस सर्किल के केंद्र से होके जाएगी। यानी कि हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, ये मैथ में आपने परिमेय पढ़ा होगा, हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अगर जिस बिंदु पे हमें अभिलंब खींचना है, उस बिंदु से अगर हम केंद्र को मिला दें तो ये केंद्र से मिलाने वाली रेखा ही उस बिंदु पे क्या होगी, अभिलंब होगी। कह सकते हैं ना। तो जैसे कि हमें इस बिंदु पे, वही यहाँ पे इस बिंदु पे अभिलंब खींचना है, तो इसके लिए हम क्या करें, इसको हम केंद्र से मिला दें। इस बिंदु को हम क्या करें, केंद्र से मिला दें। इस पॉइंट को और इस चीज को दिमाग में रखिएगा। इससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल और बहुत सारे जो थियरी के कॉन्सेप्ट हैं वो इस चीज से क्लियर होंगे। ये हर जगह यूज होने वाला है। यानी कि अगर केंद्र से कोई भी लाइन गोलीय दर्पण के ऊपर खींची जाए तो वो उस बिंदु पे, जिस बिंदु पे वो जाके मिलेगी, उस बिंदु पर क्या होगी, अभिलंब होगी। इस अभिलंब की आवश्यकता हर जगह है, क्योंकि अभिलंब से ही एंगल आई बनेगा और अभिलंब से ही एंगल आर बनेगा। यानी कि ये जो हमने अभिलंब खींचा आपतन बिंदु पे अभिलंब, उससे जो आपतित किरण है कितना एंगल बनाएगी, एंगल आई। अच्छा, जितना एंगल बनाएगी, दूसरी तरफ परावर्तित किरण, यानी परावर्तित किरण अब किधर जाएगी, इधर की तरफ जानी चाहिए, इसके दूसरे साइड। और जितना एंगल बनाया है एंगल आई, उतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ से वो क्या जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। कह सकते हैं ना, जितना एंगल इसने बनाया उतना ही एंगल, ये एंगल आई है तो ये क्या होगा, एंगल आर। दोनों एंगल बराबर होंगे। सेम एज इट इज इस बिंदु पे अब हमें अभिलंब खींचना है। इस बिंदु पे अभिलंब खींचना है तो हम क्या करें, केंद्र से मिला दें, वक्रता केंद्र से मिला दें। ये अभिलंब हो गया, ये एंगल आई हो गया, एंगल आई। और जितना एंगल आई उतना ही एंगल आर, जितना एंगल आई उतना ही एंगल आर, ये एंगल आर हो गया। अभी तक हम वही बात कर रहे हैं, जो परावर्तन का नियम है वही प्रकाश की किरण के लिए परावर्तन का नियम लगा रहे हैं। सेम एज इट इज इसके लिए। तो इस पॉइंट पे ये क्या है, अभिलंब है। इस पॉइंट पे आपतित हो रही है, आपतन बिंदु है। इस पे अभिलंब खींचने के लिए हम क्या करें, यहाँ से मिला दें।
जब यहाँ से मिलाएंगे तो ये जितना एंगल आई बन रहा है उतना ही एंगल आर बनेगा और ये भी उसी पॉइंट से होके जाएगा। हम इस पॉइंट के बारे में बताना चाहते थे आप लोग को, इस पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, जस्ट एज इट इज। जब इसके लिए भी आप खींचेंगे, ये हो गया हमारा अभिलंब, ये एंगल आई, तो ये एंगल आर, एंगल आई एंड इक्वल टू एंगल आर, खींच सकते हैं। तो देखिए, एक मुख्य अक्ष पे हमें एक बिंदु मिला है। अच्छा, ये जो बिंदु है ये क्या है कि प्रकाश की किरण जो है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के एक फिक्स पॉइंट से, एक मुख्य अक्ष के एक मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु से होकर गुजरती है। ध्यान से सुनिएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु से होकर के गुजरती हैं। उसी बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। और इसको हम दिखाते हैं कैपिटल एफ से। तो हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है मुख्य फोकस। क्या होता है? इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और क्या होता है मुख्य अक्ष? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के पर स्थित एक बिंदु से होकर के गुजरती हैं और उसी बिंदु को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। और इसकी एक और खास बात, ये हमेशा ये जो पोल है, ये जो आपका ध्रुव है और ये जो आपका वक्रता केंद्र है, इन्हीं दोनों के बीच में होता है। यानी जितनी दूरी यहाँ से ये होगी उतनी ही दूरी यहाँ से ये होगी। ठीक, ये दूरी और ये दूरी हमेशा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अच्छा, मुख्य अक्ष को दिखाते हैं कैपिटल एफ से। अब यहाँ पे फोकस दूरी, अगला है फोकस दूरी, अगला पॉइंट है फोकस दूरी। छठा पॉइंट है हमारा फोकस दूरी। जो दूरी मुख्य अक्ष मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी और इसको दिखाते हैं स्मॉल एफ से। ये जो हमने बातें अभी करी, जो कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट के बारे में बताया आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा इसको। और जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, दोबारा आप लोग को बताया जाएगा। अब देखिए, हमारे पास यानी कि हम अब दर्पण के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। ये कौन सा दर्पण है? ये अभी कोई दर्पण नहीं है। दर्पण कब होगा? ये जब किसी भी एक सरफेस पे, एक सतह पे हम क्या करें? चांदी का एक प्लेट लगा दें। अब हो गया ये दर्पण। और कौन सा दर्पण? तो ये हो गया अवतल दर्पण। ये हो गया इसका वक्रता केंद्र, ये हो गया इसका पोल। और वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को हम वक्रता केंद्र और पोल के बीच, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एक बिंदु होगा जो होगा मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समानांतर जितनी भी प्रकाश की किरणें इस दर्पण पे आपतित होंगी वो कहां से जाएंगी? मुख्य फोकस से होके जाएंगी। इतनी चीजें हम गोलीय दर्पण के बारे में जान चुके हैं। ये अवतल दर्पण हो गया। अब ऐसा ही हम बना लेते हैं उत्तल दर्पण की दूरी। उत्तल, ये कौन सा दर्पण है? कोई नहीं। अब ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। अच्छा, इसका जो वक्रता केंद्र होगा किधर होगा? इधर होगा या इधर होगा? सीधी सी बात है। गोले का जो केंद्र होगा, गोले का केंद्र किधर होगा? इधर होगा। तो वक्रता केंद्र भी इसका इधर होगा। ये हो गया पोल और इसको हम कहेंगे मुख्य फोकस। और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अच्छा, और एक चीज और हम लोग जान चुके हैं,
कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें दर्पण पे आपतित होंगी तो वो कैसे कहाँ से होके जाएंगी, मुख्य फोकस से होके जाएंगी। आज बस इतना ही, बाकी बात करेंगे हम लोग आगे कल।